महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नारायण राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि फिलहाल बीएमसी के नारायण राणे को भेजे गए नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। नारायण राणे को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके जुहू मुंबई में आदेश बंगले की गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में तीसरी बार नोटिस भेजा था। इन्हें 15 दिनों की मुद्दत दी गई थी। नोटिस भेजकर इन्हें कहा गया था कि या तो वो खुद इन 15 दिनों में गैरकानूनी तामीरात को गिरा दें या फिर बीएमसी इसे गिरा देगी। अगर बीएमसी इसे गिरा देती है तो इसका खर्च नारायण राणे से ही वसूल किया जाएगा। इसके बाद राणे मुंबई हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। मुंबई हाईकोर्ट ने आज हुक्म दिया कि फिलहाल राणे के बंगले से मुतालिक नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। आज हाईकोर्ट को मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय उन्हें दिया है। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ की गई थी, राणे फैमिली के खिलाफ की गई थी, हर एक बीजेपी लीडर के खिलाफ अभी जारी है कि जो ये राज्य सरकार के बारे में बोलता है उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं। आज कोर्ट में जिस तरीके का जजमेंट जो आया है उससे सीधा सीधा मालूम पड़ता है कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को और मुंबई में और कुछ बाकी काम बचा नहीं है। मुंबई का बाकी सब प्रश्न छूट गए हैं। सिर्फ उनको राणे साहब के घर में क्या हो रहा है, किरीट सोमैया कौन सी चाय पी रहे हैं, मोहित कंबोज कौन सा शर्ट पहन रहा है, उस पे ही मुंबई महापालिका और महाराष्ट्र सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है इसको सब चीज को एक अच्छा करारा जवाब आज कोर्ट ने दिया है। खबर मगरबी बंगाल से, जहां के रामपुर हाट में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद तशद्दुद के वाकयात रोनुमा हुए हैं। जराये के मुताबिक रामपुर हाट में कई घरों को फूंक दिया गया है। आज 7 लाशें बरामद की गई हैं। पीर के रोज 3 लाशें बरामद की गई थीं। फॉरेंसिक और तहकीकाती एजेंसियां मौके पर पहुंच रही हैं। बीरभूम के पुलिस के मुताबिक एक घर में 7 अफराद हलाक हुए हैं। टीएमसी के बीरभूम सदर का दावा है कि तशद्दुद में 8 अफराद की जानें गई हैं। यूजीसी ने 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कॉमन टेस्ट करवाने का फैसला ले लिया है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ये टेस्ट होंगे। एडमिशन के लिए अब 12वीं के नतीजे अहम नहीं होंगे। टेस्ट में मिले नंबर की बुनियाद पर ही स्टूडेंट्स को दाखिला मिलेगा। नए ज़ाब्ते लागू कराने की तैयारी में यूजीसी मसरूफ है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के अहले खाना तालिबान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करेंगे। आज कानूनी कार्रवाई के हवाले से दानिश के अहले खाना ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने और दानिश को इंसाफ दिलाने के ताल्लुक से मुख्तलिफ जहत में तबादला ख्याल किया। इस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी किया गया कि क्या तालिबान इंटरनेशनल कोर्ट को मानेंगे या क्या यह कोर्ट तालिबान को सजा के निफाज की ताकत रखता है। कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया गया कि इससे पहले भी बैनुल-अक़वामी अदालत ने इस तरह के मामले पर इंसाफ किया है और अगर यह अदालत तालिबान के खिलाफ सीधे कार्रवाई की ताकत नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद तालिबान और उसके हामियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बैनुल-अक़वामी अदालत को मानने वाले हमनवा और ममालिक तालिबान पर सफरी पाबंदी और दीगर रुकावटें पैदा कर सकता है, जिसे दानिश के खिलाफ हुई नाइंसाफी की राह में एक कामयाब कदम माना जाएगा। ख्याल है कि दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान मौत हो गई थी। Evidence so far has come from other journalists, of course, who reported on it, and from all accounts, they even said, one of the Taliban said, "You're bringing Indians here to fight," and another one said, "You're bringing Indians." Of course, it's paraphrasing, to fight against us. And when somebody asked that Siddiqui was a journalist, they said, "Yeah, we already killed that guy." So there is evidence that the Taliban knew of it, and even I know Kaul has done a story in regard to when they came in. He said, "I'm a journalist, I'm Indian, I'm not a combatant." He had press written on it, he had his credentials, they had his credentials, they had his phone, which has gone missing, which had all these messages. With regard to the Indian government, we will be asking the Indian government. There is, of course, the issue that India is not a signatory to the Rome Statute, but we will be asking the Indian government to support
an investigation, which is, of course, independent and impartial with regard to one of its citizens being killed by the Taliban. Like, is there anything specific that indicates that he was involved or was responsible in any way for the murder? So, I mean, obviously the perpetrators have direct responsibility, and then the leadership has superior responsibility in international criminal law flows from either failing to prevent or failing to punish. So, as he is responsible and has the ability to punish, his failure to punish that crime makes him directly liable in international criminal law. But my question is, will Taliban will follow the ICJ direction if anything given? How hopeful are you on this regard? So, I mean, I must stress this again, it's the International Criminal Court. So, of course, the ICC cannot send an army into Afghanistan, but they can bring international law, which is, of course, which has force of diplomatic force in countries that are dealing with them. And this will affect, of course, the Taliban's ability to travel. आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई है। मंगल को अचानक लालू यादव की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद इन्हें रांची के रिम्स से दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करने की बात कही जा रही है। जरा के मुताबिक लालू यादव का क्रिएटिनिन लेवल हाई हो गया है। लालू की बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए इन्हें दिल्ली के एम्स रेफर करने की दरख्वास्त की गई है। और अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मिडिल क्लास के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं जैसे ही पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जिसके पास पैसा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज पे महंगाई बढ़ती जा रही है। फैंडाइल वो सब भी बढ़ा रहे, पेट्रोल भी बढ़ा दे रहा, मिडिल क्लास वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। पांच रियासतों के असेंबली इंतखाबात की रियायतें अब धीरे धीरे खत्म हो रही। तकरीबन 4 महीनों से हुकूमत और तेल कंपनियां सब्र का दामन थामे हुई थी, लेकिन अब उन्होंने सब्र का दामन छोड़ दिया है और अवाम को पहला इंतखाबात के बाद झटका देते हुए आज से फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जबकि रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह इजाफा 137 दिनों के बाद हुआ है। नई कीमतों का इतलाक सुबह 6 बजे से हो चुका है। गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद ईंधन की कीमतों में यह पहला इजाफा है। तेल कंपनियों के मुताबिक तेल के आलमी बाजार में खातिरख्वाह इजाफा और गुज़िश्ता माह यूक्रेन रूस जंग के बाद रुपये की कदर में कमी के बाद यह फैसला लिया गया। अब जाहिर है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो आपके रसोई का बजट भी बिगड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे कबल अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में बढ़ती महंगाई के मामले पर जमकर हंगामा किया। अपोजिशन ने हुकूमत को अवाम मुखालिफ करार देते हुए ईंधन की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार हर 3 दिन को हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। Previous governments could manage without hurting the poor. What justification this government has? They have mismanaged the economy. And when they want to raise some resources, it is to loot the poor, to hurt the poor. That is where they are more worried about. They can give all tax reliefs to those who do not need, to the rich ones, but this is what the poor get. देखिए, चिंता है कि आप ये सवाल पूछने में मुझे बेहद अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस पार्टी को ये भ्रम हो जाए, और भ्रम क्यों, हकीकत है कि वो बिना कुछ किए भी चुनाव जीत सकती है, वो महंगाई की मार देती रहेगी
लेकिन चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। कभी ये फाइल, कभी वो फाइल, कभी फलाना, कभी टोपी, कभी जालीदार, कभी डैडी, कभी अब्बा। जब ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी के जो ताल्लुक, जो सरोकार हैं, उनका लोकतंत्र में चुनाव परिणाम से जितना विच्छेद देख रहा हूं ना, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। और बढ़ गया, ये आरोप भी लग रहे हैं। तो एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है। और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली जबरदस्त कामयाबी का असर दिल्ली में भी नजर आ रहा है। शहीद भगत सिंह की यौम शहादत से ठीक एक दिन कबल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत एक सैनिक स्कूल खोलने जा रही है जिसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। खुद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में एक स्कूल बनाया जाएगा जो फौज, एनडीए जैसी मुसल्लह अफवाज के लिए बच्चों को तैयार करेगा। इसका नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल होगा। केजरीवाल ने कहा कि ये मुफ्त स्कूल होगा। एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ का कैंपस बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। आज आलमी यौम आब है। पानी का आलमी दिन मनाने का मकसद इसकी अहमियत उजागर करना है। साफ पानी हर फर्द का बुनियादी हक है। साफ पानी का जखीरा महदूद है। दुनिया की बढ़ती आबादी और इसके तकाजे ज्यादा हैं। हम साफ पानी का बेदरेग इस्तेमाल करके इसे नाकाबिले इस्तेमाल बना रहे हैं। ख्याल की जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है और इसका बड़ा हिस्सा समुद्री पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% हिस्सा साफ पानी पर मुश्तमिल है। आलमी यौम आब के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी को आसान बनाने में जल जीवन मिशन मौसर साबित हो रहा है। हर फर्द की हिस्सेदारी से घर घर नल से जल पहुंचाने का अहद पूरा होगा। सख्त मेहनत और पुख्ता अज़्म हो तो कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल और बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम करने का हौसला दिखाया जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन लगता है। यही हमने बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आज की हमारी पहली यंग जीनियस बड़ी तूफानी है। बेखौफ समुद्र की लहरों पर खेलना इनकी निशानी है। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड की विजेता, गोवा की शान, ये है 15 साल की पर्ल कोलवलकर। देखिए तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर। और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट हिम? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली बार मैं भी देश के लिए गोल्ड जीतूं और आप मेरे साथ हो और दोनों उसमें पेरिस भी मिले और देश का नाम रोशन करेंगे दोनों। लेकिन आप इनको बताइए कि इसमें इनको क्या करना पड़ेगा ताकि
वो जाकर उस पोडियम पे पहुंच जाए? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि एक डिसिप्लिन हो सबसे जरूरी है, और एक रिस्पेक्ट है ना, सबकी बड़ा या छोटा सबकी एक रिस्पेक्ट आपके मन में जरूर होनी चाहिए, और एक आपका गोल है ना, उसके प्रति आप इतने सच्चे होने चाहिए कि आप अचीव भी ना करो ना तो आप कल ये नहीं हो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंटिस्ट टाइटल से ही बड़ा और मुश्किल काम सुनाई देता है, और इस बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी को सिर्फ 14 साल की उम्र में संभालते हैं हमारे अगले यंग जीनियस। Hey Siddharth. Oh, hello. Come, sit. Welcome to Byju's Young Genius. तो आप एक बात बताइए, ये डेटा की दुनिया में आप घुसे कैसे? So, yes, my mom and dad are also software engineers. At the age of 7, I basically first started with the whole concept of coding and everything. 7 साल की उम्र में? At a young age, I play a lot of computer games and mobile games as well. Hi, Siddharth. Hi, guys. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. Oh, yes. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? खबर मध्य प्रदेश से है, जहां जिला रायसेन के थाना सिलवानी के चांदपुर खमरिया गांव में 18 मार्च को बच्चों के मामूली झगड़े में हुए फिरकावाराना तशद्दुद मामले में हुकूमत ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वज़ीर आला शिवराज सिंह के सख्त अहकाम के बाद न सिर्फ शरपसंदों की धरपकड़ तेज कर दी गई, बल्कि तशद्दुद में शामिल शरपसंद अनासिर की अमला को जमींदोज करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। वाज़ेह कि चांदपुर खमरिया में हुए फिरकावाराना तशद्दुद में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तशद्दुद में 2 लोगों की मौत भी हुई थी। अब भी राजधानी के हमीदिया अस्पताल में शदीद तौर पर जख्मी 7 लोगों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह अपनी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी। विगत दिनों यदि किन्हीं अराजक तत्वों ने समाज की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो सब जेल में है और उसके साथ साथ उनकी जो इल्लीगल प्रॉपर्टी है उसको भी जमींदोज किया गया है। बुलडोजर चलाकर इस बात को स्थापित किया गया है कि ऐसे तत्व मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज में अराजकता पैदा करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे लोग यदि आगे भी हरकतें करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की इस तरह के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की कटिबद्धता है उसको परिभाषित करता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अराजक, कोई भी समाज में विघटन पैदा करने वाले व्यक्ति को उसकी ओछी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना रमजानुल मुबारक दस्तक दे रहा है। बेंगलुरु में दारुल उलूम सईदिया के तहत इस्तकबाल रमजान और सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में यह तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर दारुल उलूम सईदिया और सईदिया यतीम खाने के बानी मरहूम मौलाना सैयद अब्दुर रहीम रशादी के हयात खिदमात पर तहरीर करदा किताब सईद मिल्लत का इजरा अमल में आया। मारूफ आलिम दीन मौलाना अकबर शरीफ नदवी ने इस्तकबाल रमजान पर कलीदी खुतबा पेश किया। रमजान का महीना है, इबादत का महीना, नेकी का महीना है, इताअत का महीना, और अपने खुदा से है ये उल्फत का महीना, अल्लाह की जानिब से है रहमत का महीना, और अपने खुदा से है ये उल्फत का महीना, अल्लाह की जानिब से है रहमत का महीना। अपने ज्यादा से ज्यादा औकात में अल्लाह के घर में गुजारो। तिलावत के लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए, तहज्जुद के लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए, और अल्लाह तौफीक दे आखिरी अशर के इत्तिकाफ भी कर सकूं, इसके लिए मेरे पास वक्त होना चाहिए, और इस तरह की दीनी मजलिसों में शरीक हो सकूं, इसके पास मेरे पास वक्त होना चाहिए। इसलिए कि वक्त एक ही होता है, या दुनिया में दे दो या दीन के लिए दे दो। चलाने वाले बहुत मुखलिस हैं, और जहाँ तक हजरत मौलाना आरिफ बिल्ला सैयद अब्दुर रहीम साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह नवर अल्लाहु मरकदहु
अल्लाह ताला आपको गरी के रहमत फरमाए। बड़े मुखलिस थे, उनकी कुर्बानी हमने 30 साल 25 साल पहले जो देखी, इतने अज़्म मुसम्मम रखते थे कि दीनी उमूर पे और दीनी उलूम शरिया के ताल्लुक़ से जो भी मसाइब आए संजीदगी और अमन के साथ हल करते थे। बेंगलुरु की तालिबी शख्सियत हैदर वली की सरपरस्ती में कायम BS स्पोर्ट्स एकेडमी का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में हिंदुस्तान के मशहूर किक बॉक्सर ग्रीश गोड़ा और ओलंपिक खेलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले कल्याण ब्रादर ने शिरकत की। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मौजूद BS स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत नया फुटबॉल ग्राउंड तामीर किया गया है। BS तालिबी इदारेजात के चेयरमैन हैदर वली ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की जहनी और जिस्मानी परवरिश पर तवज्जो दें, पढ़ाई के साथ खेलकूद के शौक को परवान चढ़ाएं। जब पे है ना अब ओपनिंग सेरेमनी है स्पोर्ट्स की, इतनी जो एजुकेशन की यहाँ जो एकेडमिक्स की जितनी अहमियत है, इतनी अहमियत यहाँ स्पोर्ट्स का है। क्योंकि स्पोर्ट्स से इंसान को है ना फिज़िकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, काफ़ी चीज़ें होते हैं। जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है उसकी एजुकेशन भी बहुत बेहतरीन होती है। It's very happy as a sports person I came here and saw lots of facilities. So I thought like once I come here then I realized that the sports is going to in a different level now here. And everyone knows about my fight against the cancer. That was the biggest fight in my life. As a sports person I don't want to give up on anything. Like that only I didn't give up on my cancer also. I came back. आप स्पोर्ट्स का जो है इट इज़ लाइक ए ओशन, जो ओशन का है एंड इट इज़ अनलिमिटेड है। स्पोर्ट्स जो अचीवमेंट करना है अनलिमिटेड है, इट इज़ स्काई टचिंग। जो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया था, आई बीन टू 2 ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किया, मोर देन 40 इंटरनेशनल मीट ऑर्गेनाइज किया मैंने। सो माई एक्सपीरियंस सेज दैट स्पोर्ट्स विच ब्रिंग्स रियली, एंड द चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ अ ड्रीम दैट स्पोर्ट्स में प्रायोरिटी करना। मालेगांव शहर में कोरोना वैक्सीन लेने वालों का फीसद बहुत कम है, जिसकी वजह से कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। जिला कलेक्टर की जानिब से 15 दिन की स्पेशल वैक्सीन मुहिम चलाई जा रही है। कारखाने, स्कूलों और दुकानों पर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। स्कूलों में पहुंचने के बाद वैक्सीन लगाने वाली टीम को बहुत सी जगहों पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं या फिर असातिज़ा ने दूसरा डोज लगाया ही नहीं। कारखानों में कुछ मजदूर वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर ज्यादातर मजदूर वैक्सीन लगाने से इनकार कर रहे हैं। इंतजामिया की कोशिश जारी है कि मालेगांव शहर में 80% से ज्यादा वैक्सीन हो जाए, जिसके लिए अब सख्ती भी बरती जाएगी। ये जो स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव मालेगांव में लसीकरण कम होने की वजह से शुरू किया गया है और अभी हम लोग सब लोग जो है उसके विज़िट्स कर रहे हैं। उसके लिए आज जो हमने स्कूल को विज़िट दिए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रमाण बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स में जो है सिर्फ 10% हुआ है, इतना कम है, और स्टाफ में भी 70% वैक्सीनेशन हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि जो कंप्लीट नहीं होगा वैक्सीनेशन तो फिर क्लासेस जो है वापस ऑनलाइन करने पड़ेंगे, ऑफलाइन क्लासेस वो चला नहीं पाएंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।